Yes, good afternoon, students. Yesterday we have discussed about combination reactions, and we have discussed 4 examples of combination reaction. और इसके साथ साथ मैंने आपको 3-4 important points बताए, जिसमें कुछ information मैंने आपको दी थी कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अलावा CO2 का टेस्ट कैसे किया जाता है, CO2 गैस को टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये सब पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इज decomposition reactions. Decomposition reactions, or you can say that dissociation reactions, analysis reactions and chemical breakdowns. अब देखिए ये इसके 4 नाम है, इन ये जो 4 नेम्स है इसके मैं इनको डिस्क्राइब करूंगा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन की हेल्प से। The reactions in which one reactant splits up into 2 or more substances. ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट स्प्लिट अप होता है। स्प्लिट अप होना मतलब डिवाइड होना, टूट जाना इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट अप हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था 2 रिएक्टेंट जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है, इसमें रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा होंगे। तो कॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन को पहचानने का क्या मेथड है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का मेथड है कि रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट सिर्फ एक बनेगा। जबकि डिसोसिएशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का मेथड है कि रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा होंगे। जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। अब इसके नेम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। डिकंपोजिशन मतलब बनना, डीकंपोजिशन मतलब स्प्लिट अप होना। तो इसके नाम पर इसको डीकंपोजिशन बोला जा रहा है। स्प्लिट अप हो रहा है, एक सब्सटेंस 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप हो रहा है। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन भी इसी वर्ड से उठाया गया। स्प्लिट अप, टूटना, डिसोसिएट होना, अलग-अलग हो जाना, दैट इज डिसोसिएशन। एनालिसिस रिएक्शन, देखिए इसको एनालिसिस रिएक्शन क्यों बोलते हैं? एनालिसिस रिएक्शन बोलने का एक कारण है, क्योंकि हम ये पता लगा रहे हैं कि एक सब्सटेंस कौन-कौन से सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वाटर था H2O, मैंने H2O को स्प्लिट अप किया और मुझे पता लगा कि वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो H2O था वो एक रिएक्टेंट था, मैंने इसको स्प्लिट अप किया 2 पार्ट्स के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, तो 2 नए प्रोडक्ट बन गए। तो ये जो एनालिसिस किया जा रहा है, हम ये पता लगा रहे हैं कि H2O कैसे बना, वाटर कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो हमने ये एनालिसिस कर ली, ये पता लगा लिया। तो किसी भी सब्सटेंस का जब एनालिसिस किया जाता है कि ये सब्सटेंस कैसे बना होगा, इसमें कितने तरह के एटम्स हैं, कितने तरह के इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उनका पता करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए रिएक्शन की जाती है। इसी वजह से इसको एनालिसिस रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकली सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो जाना, टूट जाना, स्प्लिट अप हो जाना, उसी के नाम पर इसको ब्रेकडाउन बोला जाता है। वही एग्जांपल देखिए, वाटर को स्प्लिट अप कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। वाटर को स्प्लिट अप किया जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो केमिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं H2O को। जो H2O का मॉलिक्यूल है उसको केमिकली ब्रेक डाउन किया जा रहा है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो केमिकल ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं। तो ये इसके 4 नेम्स हैं, किसी भी नेम से आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपको ज्यादातर ये नेम मिलेंगे, डीकंपोजिशन एंड डिसोसिएशन। डीकंपोजिशन एंड डिसोसिएशन रिएक्शंस। और देखिए रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। सबसे पहली बात, ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। जो डिसोसिएशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, इसका मतलब हमें इसके अंदर हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी किया जा सकता है। उसके अलावा फोटोलाइटिक, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट। तो लाइट एनर्जी से भी डीकंपोजिशन किया जा सकता है। तो ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एक सब्सटेंस को सिंपलर पार्ट्स में तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने का मेथड कुछ भी हो सकता है। अगर आप हीट से डीकंपोजिशन कर रहे हैं, हीट एनर्जी देकर के कर रहे हैं, तब हम उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, द फर्स्ट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर हीट एनर्जी से स्प्लिट अप किया जा रहा है किसी सब्सटेंस को, तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। सेकंड, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के, इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी सब्सटेंस को स्प्लिट अप किया जा रहा है,
तब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, या आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। थर्ड इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइसिस भी बोला जाता है इसको। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब कि लाइट एनर्जी दे करके सनलाइट डाल रहे हैं, या एक बल्ब लगा दिया 100 वॉट का और सब्सटेंस के ऊपर लाइट एनर्जी देनी शुरू की, देखा वो सब्सटेंस दो सिंपलर पार्ट में स्प्लिट अप हो गया, टूट गया, तो ऐसी जो रिएक्शन होगी वो होगी फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जिस टाइप की एनर्जी दे रहे हैं उसी टाइप का ये, उसी से इसका नेम बनता है। अगर हीट एनर्जी दे रहे हैं तो थर्मल डीकंपोजिशन, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, अगर लाइट एनर्जी से स्प्लिट अप कर रहे हैं तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। और आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, दैट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे करवाई जाती है, हीट एनर्जी देने से कैसे सब्सटेंसेस को स्प्लिट अप किया जा सकता है। तो देखिए ये सेकेंड टाइप है डिसोसिएशन रिएक्शन और उसका ए पार्ट है थर्मल थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन में आपको यही बताना है कि डीकंपोजिशन करने के लिए हीट एनर्जी का यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखिए डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, इजीली आप लोग लिख सकते हैं। व्हेन ए डीकंपोजिशन रिएक्शन is carried out by using heat energy, heat or heat energy, then it is called thermal decomposition reaction. Then it is called thermal decomposition reaction. अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन कैरी आउट की जा रही है, मतलब पूरी की जा रही है बाय यूजिंग हीट एनर्जी का यूज करके इसको कंप्लीट किया जा रहा है, देन दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसका सबसे पहला एग्जांपल देखिए, हीट एनर्जी देकर के डीकंपोजिशन कैसे किया जा सकता है। तो पहले आप डेफिनेशन अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ फाइल आज सेंड की जाएगी जिसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के। देखिए ये जो ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको यहाँ से लिखना नहीं है। आप रफ नोटबुक रखेंगे, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो आप नोट करेंगे रफ नोटबुक में। अदरवाइज आपको जो पीडीएफ फाइल सेंड की गई है आपको नोट्स उस पीडीएफ फाइल में से बनाने हैं, ये वीडियो लेक्चर में से देख करके नोट्स नहीं बनाने, आप फाइल में से नोट बनाइए। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 1, when calcium carbonate is heated, it splits up into calcium oxide, and carbon dioxide. कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये है केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है। तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट लिखता हूँ सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको याद होगा कल मैंने इसकी रिएक्शंस करवाई थी, तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। तो कल जो मैंने रिएक्शंस करवाई थी उनको आप इस लेक्चर के बाद में देखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की और कौन कौन सी रिएक्शंस थी। तो रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, व्हाइट कलर का होता है ये, और इसको हम लोग हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे।
इट स्प्लिट्स अप इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो सब्सटेंसेस के अंदर स्प्लिट अप होगा, कैल्शियम ऑक्साइड व्हिच इज ए सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज ए गैस। तो गैस के लिए अप एरो का यूज कर सकते हैं हम, अप एरो। और हीट कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो आपको यहाँ पर ये जो एरो है इसके ऊपर लिखना है हीट। अगर आप हीट लिखना पसंद नहीं करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक सिंबल भी है, तो आप यहाँ पर डेल्टा का सिंबल यूज करेंगे, एक ट्राइंगल बना देंगे। ये जो ट्राइंगल का सिंबल मैंने बनाया इसको फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। और डेल्टा किसके लिए यूज किया जा रहा है? इसको डिनोट करने के लिए यूज किया जा रहा है हीट एनर्जी को। तो यहाँ पर आप हीट लिखें या डेल्टा लिखें एक ही बात है। तो मैंने यहाँ डेल्टा लिख दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हीट एनर्जी दी जा रही है। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन की ये केमिकल इक्वेशन है, और ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। आपको दिख रहा है कि कैल्शियम रिएक्शन से पहले एक है, रिएक्शन के बाद में एक है। कार्बन रिएक्शन से पहले एक था, रिएक्शन के बाद भी कार्बन एक है। उसके अलावा ऑक्सीजन देखिए, 3 ऑक्सीजन है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद में भी 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो रिएक्शन के बाद भी 3 ऑक्सीजन है, रिएक्शन से पहले भी 3 ऑक्सीजन है। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को, अब इसकी एक्टिविटी को समझिए किस तरह से होगी। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक बीकर का, एक बर्तन का। इसको चाइना डिश बोल सकते हैं आप। और इसको रखा जाएगा एक स्टैंड के ऊपर, ट्राइपॉड स्टैंड होगा, उस स्टैंड पर इसको रखेंगे। स्टैंड पर रखने के बाद यहाँ पर इसके नीचे हमें लगाना पड़ेगा बर्नर। बर्नर को ऑन करेंगे, ऑन करते ही यहाँ से फ्लेम्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। फ्लेम्स मिलने के कारण ये गर्म होगा, और हमने इसके अंदर क्या भर दिया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। तो जैसे इसको हीट अप करेंगे, हीट अप करते ही यहाँ पर धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें से ये गैस रिलीज होगी CO2। अब आप इस गैस को कलेक्ट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि इसमें से कौन सी गैस निकली थी, CO2। तो क्या तरीका बताया था मैंने CO2 का टेस्ट करने का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के सॉल्यूशन में CO2 गैस पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी गैस निकल रही है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, और कलेक्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे। ये जो चाइना डिश है इसको ऐसा क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ताकि गैस यहाँ से रिलीज ना हो। और एक ड्रिल मशीन से होल करके यहाँ पर ग्लास डिलीवरी ट्यूब लगा देंगे। ये मैंने ग्लास डिलीवरी ट्यूब लगा दी। अब यहाँ से जो भी गैस बन रही है, हमें नहीं पता वो CO2 है जो भी है, जैसे ये जो भी गैस बन रही है ये राइज होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, और ये ग्लास डिलीवरी ट्यूब में ऐसा ट्रांसफर होगी। ग्लास डिलीवरी ट्यूब में जैसी ट्रांसफर होगी, फिर मैं इस डिलीवरी ट्यूब को देखिए कहां पर फिक्स करूंगा। इसको मैं फिक्स करूंगा लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब में। ये यहाँ पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है, जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? लाइम वाटर डाल दिया। ये टेस्ट ट्यूब, और ये इसके अंदर लाइम वाटर है। ये लाइम वाटर जो है इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसा होता है? ये होता है कलरलेस। तो ये था कलरलेस सॉल्यूशन। अब जैसे ही बर्नर ऑन किया, यहाँ पर नया सब्सटेंस बनना शुरू किया कैल्शियम ऑक्साइड, और जो भी गैस यहाँ से रिलीज हुई वो राइज हुई। राइज होने के बाद किसमें ट्रांसफर हो रही है? इसको बोला जाता है ग्लास डिलीवरी ट्यूब। तो ये ग्लास डिलीवरी ट्यूब में ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर होने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगी और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें ये पहले कलरलेस थी, बाद में कैसी हो जाएगी? मिल्की हो जाएगी। तो जैसे ही ये मिल्की हो जाएगी, हम समझ जाएंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में CO2 गैस निकली। तो CO2 गैस को टेस्ट करने का ये मेथड होता है। फिर से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 गैस रिलीज हुई। CO2 गैस यहाँ राइज हुई, ग्लास डिलीवरी ट्यूब में गई, और हमने इसको लाइम वाटर के अंदर ट्रांसफर किया। लाइम वाटर पहले कलरलेस था, जैसे ही CO2 गैस आई इसने इसके साथ रिएक्शन की और व्हाइट प्रेसिपिटेट बना दिया। तो ये सॉल्यूशन मिल्की हो गया। मिल्की होने का मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो इससे हमने इसको टेस्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। Decomposition of ferrous sulfate. Decomposition of ferrous sulfate. Now I am writing the second example.
डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए सबसे पहले जो फेरस सल्फेट है वो किस फॉर्म में मिलता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है, और कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा और कौन से कलर का मिलेगा, ग्रीन कलर का। वो ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है, तो आंसर है 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। सबसे पहले फेरस सल्फेट क्या होता है, देखिए FeSO4, दिस इज फेरस सल्फेट। और ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का क्यों है, क्योंकि इसके चारों तरफ 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। दिस इज H2O, 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 H2O। ये 7 मॉलिक्यूल्स के कारण ये कौन से कलर का दिखाई देता है, ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और ये जो फेरस सल्फेट है इसको बोला जाता है हाइड्रस फेरस सल्फेट, हाइड्रस फेरस सल्फेट। ये हाइड्रस वर्ड यूज किया गया है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, हाइड्रस फेरस सल्फेट। और ये कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर से वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें प्योर फेरस सल्फेट मिलेगा, FeSO4 मिलेगा। और ये FeSO4 जो होगा वो कौन से कलर का होगा, वो व्हाइट कलर का। तो इस एक्टिविटी के अंदर डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट में पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हाइड्रस फेरस सल्फेट को एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में कन्वर्ट करना। ये हाइड्रस फेरस सल्फेट था, ये हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हाइड्रस फेरस सल्फेट। एंड जो हाइड्रस है वो ग्रीन कलर का है और जो एनहाइड्रस है वो कौन से कलर का है, वो व्हाइट कलर। ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, FeSO4। तो देखिए इस एक्टिविटी को किस तरह से करेंगे, क्या क्या ऑपरेटर्स हमें इसके अंदर चाहिए होंगे और मेथड को समझिए। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम से आपको समझ आएगा कि ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है, लेबोरेटरी के अंदर किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हम इसके लिए यूज करते हैं एक आयरन स्टैंड। ये आयरन स्टैंड हो गया, और इस स्टैंड को हम लोग यूज करेंगे टेस्ट ट्यूब को सस्पेंड करने के लिए। ये आयरन स्टैंड हो गया और यहाँ पर क्लैंप लगे होते हैं। तो क्लैंप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को किसी भी जगह पर सेट कर सकते हैं। ये इस तरह से क्लैंप लगे होते हैं इस आयरन स्टैंड के ऊपर। और यहाँ पर देखिए मैंने टेस्ट ट्यूब को सेट किया। ये टेस्ट ट्यूब को मैंने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, ग्रीन कलर का पाउडर डाल देंगे, फेरस सल्फेट डाल देंगे, दैट इज हाइड्रस फेरस सल्फेट। और इसको गर्म करने के लिए यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा बर्नर। तो मैंने इस स्टैंड के ऊपर एक बर्नर को फिक्स किया। बर्नर के अंदर केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से भी इसको चलाया जाता है। कुछ बर्नर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए आते हैं। ये यहाँ पर बर्नर लगाया और ये बर्नर की फ्लेम्स है जिससे हम इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। तो देखिए किस तरह से ये होगा। अब सबसे पहले ऑपरेटर्स के नाम लिख लेते हैं। दिस इज आयरन स्टैंड, नेक्स्ट इज and this is the test tube, boiling test tube, or you can say that test tube। और ये हमने यूज किया है बर्नर टू हीट अप द मटेरियल। ये है बर्नर, इसको क्लैंप बोलते हैं। ये क्लैंप की पोजीशन को सेट भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है इस तरह से, जिससे हम क्लैंप की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे सेट किया जा सकता है। ये हमारा अरेंजमेंट है। अब इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे हाइड्रस फेरस सल्फेट। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रस फेरस सल्फेट 10 ग्राम हाइड्रस फेरस सल्फेट डाल दिया। ये मैंने इसमें फिल कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, हाइड्रस, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ,
दिस इज हाइड्रस फेरस सल्फेट। ये कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का, बिकॉज ऑफ द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये ग्रीन कलर का क्यों है? क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं? बिकॉज ऑफ द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखिए, यहां से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले देखिए हमने FeSO4 का यूज किया, FeSO4.7H2, this is known as hydrous ferrous sulfate. Hydrous ferrous and sulfate, which is of green color, ये green color। तो जैसे मैं इसको हीट अप कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने एरो के ऊपर डेल्टा लिखा। आप लोग इस तरह से मत लिखिए रिएक्शन, आप नोटबुक के अंदर सीधे स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, रो में लिखेंगे, कॉलम की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो फेरस सल्फेट .7H2, दिस इज हाइड्रस फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का है, और मैंने इसको हीट अप करना शुरू किया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बर्नर को जलाएंगे, फ्लेम्स आएंगी, फ्लेम्स के कारण ये मटेरियल गर्म होगा। ये मटेरियल जैसे ही गर्म होगा, यहाँ से क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा? वाटर। जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर जो है वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो मिलेगा फेरस सल्फेट, और जो फेरस सल्फेट है वो कौन से कलर का पाउडर है? वो है व्हाइट कलर का। और एक प्रोडक्ट और बनेगा 7H2O। ये कौन सी स्टेट में बनेगा? ये गैसियस स्टेट में बनेगा। यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है। तो जैसे ही मैं बर्नर को ऑन करूंगा, आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा व्हाइट कलर। क्यों कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि इसमें से 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। ये जो 7 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, इसकी वजह से ये क्रिस्टल की फॉर्म में था, ग्रीन कलर का था। लेकिन अगर ये रिमूव हो चुके हैं 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये कौन से कलर का हो जाएगा? व्हाइट कलर का। मोस्टली जो सॉल्ट है वो व्हाइट कलर के होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में देखिए कैसे लिखा जाता है, CuSO4.5H2, उसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। इसकी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू। ये 5 मॉलिक्यूल्स की वजह से कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसको गर्म करूं तो कॉपर सल्फेट भी कौन से कलर का है? ये भी व्हाइट कलर का है। तो जो सॉल्ट होते हैं उनका जनरल कलर जो है वो व्हाइट है, वो तो इनके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं। सो दिस इज फेरस सल्फेट एंड 7H2। तो यहाँ पर हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने इसको गर्म किया और हाइड्रस फेरस सल्फेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। देखिए मैं इसका नेम लिख रहा हूँ, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में देखिए डीकंपोजिशन करते हैं फेरस सल्फेट का। अब हमें प्योर फेरस सल्फेट मिल चुका है, जिसमें ना तो वाटर के मॉलिक्यूल्स है और ना और कोई सब्सटेंस है। सो दिस इज द प्योर फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब इस केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो है यहाँ पर ये ग्रीन तो नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि गर्म करने पर ये क्या बन चुका है? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अगर ये एनहाइड्रस हो चुका है तो क्या कलर लिखा जाएगा इसका? इसका कलर लिखा जाएगा व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर का है, और वाटर जो था वो वेपर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप दोबारा से वाटर डालेंगे तो ये दोबारा ग्रीन कलर का हो जाएगा, 7 मॉलिक्यूल्स फिर से इसके साथ आकर के कंबाइन हो जाएंगे। तो ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रह गया। अब इसको हीट अप करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होती है। तो फेरस सल्फेट को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? हीट अप करेंगे, तो ये स्प्लिट अप होगा। देखिए किसमें? FeSO4, और ये सॉलिड है, कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। नाम क्या है? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्या लिखा हुआ है? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब हम इसको कंटिन्यू हीट करेंगे। अब बर्नर को जलाएंगे और इसको और गर्म करते रहेंगे। तो और गर्म करते रहेंगे तो प्रोडक्ट देखिए क्या क्या बनेगा। सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। इट इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड, इसी को रस्ट बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड एंड
द सेकंड नेम इज आयरन थर्ड ऑक्साइड। दिस इज आयरन थर्ड ऑक्साइड। कल या परसों जब भी मैंने असाइनमेंट कराए थे तब इसके नेम्स बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से आयरन ऑक्साइड होते हैं। और ये कौन से कलर का होगा, ये होगा रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन, और ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गैसेस रिलीज होंगी, जैसे कि SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस रिलीज होंगे। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर आपको दिख रहा है कि फेरस सल्फेट जो है उसको हीट अप करने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है, और कभी कभार क्या होता है बुक्स के अंदर इसका कलर ब्राउन भी लिखा होता है, तो आप इसको रेड ब्राउन लिख सकते हैं या नॉर्मली आप इसको ब्राउन भी लिख सकते हैं। और ये सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, ये जो गैसेज हैं ये कलरलेस गैसेज है, तो इनका कैसे पता लगेगा कि गैसेज रिलीज हो रही है। अब सबसे पहले व्हाइट कलर है ये, इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर ये कौन से कलर का हो रहा है, ये हो रहा है ब्राउन कलर का। अगर ये ब्राउन कलर का हो रहा है तो इसका मतलब फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बन चुके हैं। अगर फेरिक ऑक्साइड बन चुका है मतलब Fe2O3 यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। और FeSO4 कितने पार्ट्स में स्प्लिट अप हो रहा है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज फेरिक ऑक्साइड, सेकंड इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पर गैसेज रिलीज हो रही है, और गैसेज रिलीज हो रही है और इनकी जो स्मेल है वो है बर्निंग सल्फर की स्मेल, जैसे कि रबर जल रहा हो, रबर को बर्न करते हैं जैसी स्मेल आती है। तो अगर इस तरह की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेज इसमें से रिलीज हो रही है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है, इसको आइडेंटिफाई करने का मेथड है कि आपको यहाँ पर बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है तो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैसेज है। अब आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ आ रही है कि ये एक सब्सटेंस था जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है। ये डेल्टा मैंने क्यों लगाया है, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, हीट एनर्जी। तो ये एक सब्सटेंस 3 सिंपलर पार्ट्स में डिसोसिएट हो गया, स्प्लिट अप हो गया, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। हीट की वजह से हुआ है तो कौन सी है, थर्मल डीकंपोजिशन। अगर हीट की वजह से हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब ये केमिकल रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो इस केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। ये वर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसको बैलेंस करना है। कल मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है, और रैंडमली पूछूंगा किसी भी एक स्टूडेंट से, क्लास के स्टार्ट होते ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। फिर से देख लीजिए केमिकल रिएक्शन को। पहले ये ग्रीन कलर का था, हाइड्रस फेरस सल्फेट, फिर हमने इसको गर्म किया, हीटअप किया, हीटअप करते ही ये एन हाइड्रस फेरस सल्फेट बन गया व्हाइट कलर का। क्यों बना, क्योंकि उसमें से 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गए। अब प्योर फेरस सल्फेट मिल चुका है जो व्हाइट कलर का था, इसको और हीटअप करने, गर्म करने पर ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, और इसमें से कुछ गैसेज रिलीज हुई, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब नया सब्सटेंस बन गया फेरिक ऑक्साइड दैट इज ऑफ ब्राउन कलर, और इसमें से गैसेज रिलीज हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, which can be identified by the smell of burning sulfur. Now you can raise your hands if you have any questions. इसका एक एग्जांपल हो रहा है वो हम कल डिस्कस करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून बेटा। सर जब ये FeSO4 जब ग्रीन कलर का था सर। हाँ, ग्रीन कलर का था। हाँ जी सर उसका नाम क्या था जब? हाइड्रस फेरस सल्फेट। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। सर इसका कोई और भी नाम होता है क्या? सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? सर इसका कोई और भी नाम होता है हाइड्रस फेरस सल्फेट का? नहीं, ये इसका कॉमन नेम नहीं है, ये एक तरह का सॉल्ट है, ये इसका केमिकल नेम है, रियल नेम जो है। सर फिर हाइपा हाइड्रेट फेरस सल्फेट क्या होता है? हाइपा हेप्टा हाइड्रेट। दोबारा से बोलिए नाम। सर हेप्टा हाइड्रेट फेरस सल्फेट। हेप्टा हाइड्रेट फेरस सल्फेट। यस सर। सब देखिए, हेप्टा जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है 7। तो ये 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के इसके अंदर, तो इसी के नाम पर इसको हेप्टा हाइड्रेट बोला जाता है। सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं FeSO4.7H2O,
जो हेप्टा वर्ड है वो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की वजह से यूज किया गया है, इसको बोला जा रहा है हाइड्रस फेरस सल्फेट। देखिए सब्सटेंसेस की नेमिंग करने के मेथड्स हैं। IUPAC आपने इसके बारे में पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन्होंने ये मेथड्स को डिस्क्राइब किया है कि सब्सटेंसेस के नेम किस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है नेम लिखने का, और एक मेथड ये है कि हम लोग उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर बता देते हैं। हेप्टा हाइड्रेट, हेप्टा का मतलब 7 और हाइड्रेट का मतलब वाटर, तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज हेप्टा हाइड्रेट। नेक्स्ट, यस हार्दिक गुप्ता। हार्दिक गुप्ता, It was green in color. Yes, sir. Sir, hydrous ferrous sulfate was green in color when there were 7 molecules of water. Yes, sir. जी सर अगर सर अपन ने उसको इवेपोरेट किया तो सर अपन ने सारे एक बार मॉलिक्यूल्स हटा दिए, वो व्हाइट कलर का हो गया। जी, तो सर अगर अपन उसमें 7 से ज्यादा अगर मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं वाटर के, तो सर कौन से कलर में चेंज होगा फिर वो 7 मॉलिक्यूल्स ही ऐड करता है FeSO4। सर दैट कांट बी पॉसिबल कि अपन 7 से ज्यादा कर दें या 7 से कम कर दें। 7 से ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट देखिए क्या होगा। ये मेरे पास फेरस सल्फेट था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। यस दिस इज द फेरस सल्फेट। ये कौन से कलर का है? ये व्हाइट कलर का है क्योंकि मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर आपने बहुत सारा भर दिया इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे? 7 मॉलिक्यूल्स ही ऐड होते हैं। वो इस पे डिपेंड करेगा ना आयरन पे। आयरन की वैलेंसी क्या है? +3। तो +3 होने के कारण ये अपने आसपास अट्रैक्ट करेगा किसको? H2O में आपको पता है क्या होता है? H+O-2। तो ये -2 को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से दूसरे -2 को अट्रैक्ट करेगा H+H+। तो ये वाटर के इस तरह से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे और मैक्सिमम 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट, कपिल। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि FeSO4 को जब हमने लगातार हीट किया, जब वो व्हाइट कलर का था, फिर वो ब्राउन कलर में बदल गया, जी, फिर उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद स्प्लिट अप किया जा सकता है फेरिक ऑक्साइड को भी, लेकिन उसकी प्रोसेसेस अलग हैं। हाँ सर, वो ब्राउन कलर में हो गया, फिर SO2 गैस और SO3 गैस को हम पहचानेंगे कैसे? मैंने बताया ना, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। जैसे रबर को बर्न करते हैं, पॉलीथीन को बर्न करते हैं, अच्छा सर, उस तरह की स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की। अच्छा सर, रबर थैंक यू बर्न सर। करने की स्मेल होती है, वही बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है। थैंक यू सर। वेलकम। यस लक्ष्मी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर मैं पूछ रही थी, आपने आज होमवर्क क्या दिया, एक बार आप वो रिपीट कर दोगे? जी, होमवर्क Yes, मैंने sir. ये दिया है कि मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी थी अभी, उसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। बैलेंस करना है आपको उस केमिकल रिएक्शन को। आई एम राइटिंग द केमिकल रिएक्शन, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको आपको बैलेंस करना है। Yes, sir. FeSO4 इसको हीट अप करेंगे, एक सब्सटेंस बनेगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, आपको बैलेंस करना है इसको। यस कपिल। हाँ सर, मैंने उसका आंसर निकाल लिया सर। हाँ, कल डिस्कस करेंगे बेटा, बाकी बच्चों को करने दो अभी।
अच्छा सर। ठीक है, कल जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन। कपिल, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, आपने कर लिया। तो now all the students please raise your hands, do it fast. All the students raise your hands. Okay, thank you so much.